लास्ट सेशन हमने क्या किया था, ASP.NET कब आया, उसका स्टेबल रिलीज क्या है, यानी अभी लेटेस्ट में कौन सा वर्जन है, और इसके बाद वेब एप्लीकेशन क्या होता है, वेब सर्विस क्या होता है, इसके बारे में चर्चा किया था। अब मैं ASP.NET के टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले ज़रा पीछे से एक दो सवाल करना चाहूँगा। क्या मैं कर सकता हूँ? कोई रेडी है? बताइए। संतोष बताएंगे? मेरी आवाज़ संतोष तक पहुँच रहा है क्या? यस सर। जी बताइए आप। ASP.NET का जो फर्स्ट वर्जन है 1.0 कब Yes, आया sir. था जी? कौन सा ईयर में, कौन सा साल में आया था? 15 जनवरी 2002 को आया था सर। 15 जनवरी या 5 जनवरी? 5 जनवरी सर, सॉरी। 5 जनवरी आया था। और आखिरी वर्जन जो ASP.NET का है दैट इज 4.8.1, वो कब आया था? 9 अगस्त 2022 को सर। ओके, 9 अगस्त 2022 को। 22। ASP.NET हम लोग यूज़ क्यों करते हैं संतोष? हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं ASP.NET? और ये ASP.NEट फ्रंट एंड है या बैक एंड था, जरा बताएंगे आप? ये ASP.NET फ्रंट एंड है सर। फ्रंट एंड है। हालांकि हम लोगों ने इस चीज़ पे भी डिस्कस किया था, आपने शायद उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। और मैं संतोष को बताना चाहूँगा कि जैसे ये जो सेशन अभी आप लाइव देख रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, ये सेशन रिकॉर्ड होता है और यूट्यूब पे सुप्रो पाठशाला नाम का एक चैनल बना हुआ है। आप सर्च करना सुप्रो पाठशाला, आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट से आपको हेल्प क्या मिलेगा कि जैसे मान के चलो कई बार ऐसा होता है भाई, क्लास लेते समय कुछ इधर उधर के काम आ जाते हैं। ऐसे तो काम आप लोगों को करना नहीं चाहिए, उस टाइम क्लास के टाइम क्लास ही करना चाहिए। बाय मिस्टेक अगर याद नहीं रहता तो आप उससे रिप्ले करके बार बार सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। समझ गए संतोष? यस सर। हाँ, ASP.NEट फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, इस पर डिस्कस हुआ था कि ये हमारा बैक एंड टेक्नोलॉजी है। और ASP.NEट का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, क्यों सीख रहे हैं ASP.NEट, किस काम के लिए है, बताएंगे आप? यस सर, वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए या वेरी गुड। वेब सर्विस या वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन क्या होता है, एक लाइन बताने की कोशिश करो। वेब एप्लीकेशन एक तरह से क्या ये प्रोग्रामिंग है सर। प्रोग्रामिंग है। हाँ जी, बाकी के लोग वेब एप्लीकेशन क्या है बताओ? वेब एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन है जो सब ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस किया जाता है यूजर के द्वारा। जो ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। वेब सर्वर क्या है आसिफ? वेब सर्वर क्या है, किसे वेब सर्वर बोला जाता है? हालांकि हमने ये चीज़ लिखवाया नहीं था, लेकिन हमने बोला जरूर था। आज मैं लिखवा भी दूंगा। हाँ, आज मैं लिखवा दूंगा। वेब एप्लीकेशन को चलाने के लिए जिस चीज का प्रयोग किया जाता है उसे वेब सर्वर कहते हैं। वेब कब, कहाँ पे, लोकल पे या सेंट्रलाइज सर्वर पे? अगर आप अपनी एप्लीकेशन को ग्लोबली देखना चाहते हो, ग्लोबली एक्सेस करना चाहते हो, तो ऐसे केस में वेब एप्लीकेशन को वेब सर्वर पे होस्ट किया जाता है, अपलोड किया जाता है। जैसे अभी आप सुप्रो इंडिया को विजिट करते हो, सुप्रो पाठशाला है, कई सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, फेसबुक है, इंस्टा है, ये सब सारे के सारे वेब सर्वर पे होस्टेड है, अपलोडेड है। तभी आप किसी भी लोकेशन पे बैठ करके उसे एक्सेस कर पाते हो। ऐसे कई सैकड़ों वेबसाइट्स के नाम आप ले सकते हैं एग्जाम्पल में। वेब सर्वर के बारे में हमने बताया था, आज भी लिखवा भी दूंगा। कुछ वेब ब्राउजर्स के नाम लिखवाए थे, वो कोई बता सकता है? लवली बताओ जरा, कुछ वेब ब्राउजर्स के नाम बताओ। लास्ट टाइम उन्होंने लिखवाया था। यस सर। गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज।
मोजिला फायरफॉक्स etc। मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी। ओके, ये सारे वेब ब्राउज़र्स का होना ज़रूरी है या इनमें से कोई भी एक रहेगा तो काम हो जाएगा? कोई भी एक रहेगा तो काम हो जाएगा। ऐसे अभी लेटेस्ट ब्राउज़र कौन सा है आपके विंडोज़ के साथ जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र अभी आता है? माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज आता है। अब तो इंटरनेट एक्सप्लोरर शायद नहीं आता है, आता ही नहीं है ना, आउटडेटेड हो गया है। ओके, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले वेब सर्वर ही लिखवा देते हैं, क्योंकि वेब सर्वर के डेफिनेशन आप लोग सही से नहीं दे पाए हो। अब मैं लिखवा देता हूँ, तो आगे आप जा कर के रिकॉर्डिंग को देख करके नोट्स भी बनाते रहना, ठीक है? चलिए वर्ड खोलते हैं, नोट पहले लिखते हैं इसका। अभी .NET फ्रेमवर्क का लेटेस्ट वर्जन क्या है, किसी को पता है क्या? या फिर C# का लेटेस्ट वर्जन क्या है? ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। अगर कहीं पर नहीं लिखे हो ना, तो विकीपीडिया के साइट जा करके एक बार चेक कर लिया करो आप लोग, ठीक है ना? .NET अभी 8 चल रहा है और C# का जो लेटेस्ट वर्जन है वो 12 चल रहा है। ASP.NET का जो लेटेस्ट वर्जन है 4.8 पॉइंट समथिंग है। अभी हम लोग ASP.NET सीख रहे हैं, लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपसे ASP.NET के साथ साथ कई सारे टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पूछा जाएगा, तो ये नॉलेज होना चाहिए। आप लोग खाली टाइम में करते क्या है? क्वेश्चन बैंक क्यों नहीं बनाते हैं? एक कॉपी बनाइए उसका, क्वेश्चन आंसर का, और ऐसे ऐसे सवाल आप लोग ग्रुप में किया कीजिए। रिलीज तो ज़रूर किया कीजिए, लेटेस्ट वर्जन पे चर्चा ज़रूर किया कीजिए, जो कि आप लोग रेगुलर नहीं करते हैं, वहीं पे फंसे पड़े हैं। ऑपरेटर, फंक्शन, वेरिएबल्स की टाइप्स, वहाँ से निकलो और थोड़े बाहर चीज़ों को एक्सप्लोर किया करो, तब सीखने को मिलेगा। ऐसे रेगुलर एक ही चीज़ को डिस्कस करेंगे तो वो तो उस पर तो कुछ माइंड लगना ही नहीं है, ठीक है? तो ऐसे चीज़ें, मतलब टॉपिक वही रहेगा, ठीक है, और नए नए क्वेश्चंस जो है ऐड होगा। कल हम लोग का किस चीज़ का, ASP.NET MVC का डिस्कशन है 3 बजे। ASP.NET के डिस्कशन के बारे में क्या प्लानिंग है फिरोज? क्या कब उसका टाइमिंग आपने बनाया है? C# का तो बना दिया, MVC का बना दिया, एक टाइम इसके लिए बनाना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि साथ साथ क्लास हो और आप लोग का डिस्कशन भी होता रहे। तो उसके लिए तो फिर सर जैसे 2-2 दिन का क्लास है, तो उसको किसी को 1 दिन का करना पड़ेगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा, अपना कर लीजिएगा। देखिए मैं लिख रहा हूँ, ए वेब सर्वर इज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दैट यूजेज HTTP and other protocols to respond to client request made over the world wide web। ठीक है, HTTP यहाँ पे क्या है? इट इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका काम क्या होता है? क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन करना। इट इज टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। ठीक है, क्लाइंट क्या है? मोस्टली जो वेब ब्राउज़र से आप रिक्वेस्ट डालते हैं उसे क्लाइंट कहा जाता है। वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर बेसिकली इट इज़ अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दैट इज यूज्ड टू रिस्पॉन्ड योर रिक्वेस्ट वाया HTTP। HTTP का काम क्या है भाई? यहाँ से रिक्वेस्ट लेकर के जाना, सर्वर के पास इस चीज़ को ढूंढना कि क्या सर्वर के पास इस रिक्वेस्ट का आंसर है। अगर है तो रिस्पॉन्स आएगा और नहीं है तो नो डेटा फाउंड या कुछ और भी मैसेज देगा। तो ये तो हो गया हमारा वेब सर्वर। तो वेब सर्वर डेटाबेस नहीं होता। वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज है। वेब सर्वर और वेब सर्विस में हमने लास्ट टाइम डिफरेंसेज बताए थे कि वेब सर्विस जो है वो किसी एक यूज़र ने बनाया और कई यूज़र ने उसे रीयूज़ किया। और वेब सर्विस को बनाया किस लिए जाता है? टू अचीव कोड रीयूजेबिलिटी, टू अचीव कोड रीयूजेबिलिटी एंड अपार्ट फ्रॉम दिस टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन इन
डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और क्रॉस प्लेटफॉर्म्स यू कैन से। प्लेटफॉर्म्स क्रॉस और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का मतलब ये होता है कि जैसे अभी आप वेब सर्विस बनाए ASP.NET में, तो उसका वेब सर्विस कोई अदर टेक्नोलॉजी भी एक्सेस कर सकता है, जावास्क्रिप्ट भी कर सकता है, जावा भी कर सकता है। एक तरह से कोड रियूजिबिलिटी ही तो हुआ, एक .NET डेवलपर ने बनाया और उस कोड ने का कई अदर टेक्नोलॉजीज के डेवलपर ने यूज किया। तो इस चीज़ को बारीकी से समझिएगा। ये थ्योरी चैप्टर है और अभी 1-2 दिन थ्योरी चलेगा और इसके बाद ही हम प्रैक्टिकल पे लाएंगे, क्योंकि ये सब जो मेन पॉइंट है ये सब चीज़ें आप लोग को जल्दी क्लियर होता नहीं है ना। बटन क्लिक पे इवेंट परफॉर्म करने के लिए बोलूँगा, फटाफट कर दोगे, इतना तो आप लोग को नॉलेज है। कहूँगा भाई बटन क्लिक करके हेलो दिखा दो, फटाक से दिखा दोगे, मुझे पता है। बट ये सब चीज़ों पे आप लोग ध्यान कब देते हैं? थ्योरी पे ध्यान दीजिए। थ्योरी पे ध्यान देंगे आपको टेक्नोलॉजी अच्छे से समझ में आएगा। कोडिंग करने में तो बिल्कुल टाइम लगता ही नहीं है। इतना आप लोगों ने कोडिंग किया है कि कोडिंग में तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत होगा, ठीक है। बट ये सब चीज़ों को समझने की कोशिश करो, फिर कोडिंग और भी आसान हो जाएगा। आप डिसीजन मेकिंग डेवलपर बन जाएंगे, सेल्फ डिसीजन मेकिंग डेवलपर बन जाएंगे, और यही चीज़ की तो डिमांड है आगे चल के, ठीक है। वेब सर्वर की हमने डिफिनेशन लिखा दिया, इसको आप अलग अलग तरीके से भी समझने की कोशिश करना, अपने भाषा में भी इसको बनाने की लिखने की कोशिश करना, है ना। कोई ज़रूरी नहीं मैंने जो लाइन लिखा यही लाइन रट लेना है। आप इसको पहले समझना और समझने के बाद जो आपको सिंपल आंसर लगे उसे भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इस पर आप अगर डिस्कशन करोगे, 4-5 क्लासेस में डिस्कशन करोगे तो वेब सर्विस फिर आपको अच्छे से आ जाएगा। तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर एक नए क्वेश्चन पे आप लोग डिस्कशन करा करो, क्योंकि जब आप डिस्कशन करोगे तभी आपको कोई भी टफ से टफ वर्ड आसान लगने लग जाएगा। कोई भी वर्ड या कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन अगर आपको टफ लग रहा है तो उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करो, एकदम ठीक हो जाइएगा। डरिए मत उस चीज़ से। जो चीज़ सिंपल लगता है उसी चीज़ को आप लोग ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने जहाँ तक ग्रुप को मॉनिटर किया है उस चीज़ पे थोड़ा कम ध्यान दो, क्योंकि वो तो आपको आता ही है। ध्यान उस पर ज़्यादा दो जो आपको डर लगता है, वहाँ पे उस चीज़ पे फोकस करिए, तभी सीखने को मिलेगा। चलिए अब आते हैं आगे। वेब एप्लीकेशन, इसका भी डिफिनेशन रह गया था, कोई नहीं, इसके एडवांसेस पर लिखवा देते हैं और वेब एप्लीकेशन और भी किस टेक्नोलॉजी से बनता है उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेब एप्लीकेशन, ठीक है। फर्स्ट क्या है? वेब एप्लीकेशन जस्ट need to be installed only on the web server, ठीक है। whereas desktop application need to be installed on every computer where you want to access them। देखिए कोई भी पैराग्राफ सिर्फ लिखने से नहीं होता, हर पैराग्राफ का एक एक वर्ड का यहाँ पे मीनिंग है, अर्थ है, और अगर आप इसका अर्थ निकाल पाते हो तब आप समझ गए, अगर नहीं निकाल पाते हैं तो नहीं समझे, ठीक है। अब ये मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, बहुत ही सिंपल है। अगर इसको सिंपल भाषा में समझोगे तो बस इतना ही है कि वेब एप्लीकेशन को अगर आपने वेब सर्वर पे डाल दिया तो ग्लोबली एक्सेस हो जाएगा। डेस्कटॉप एप्लीकेशन को तो हम लोग ऐसा कर ही नहीं सकते। क्या डेस्कटॉप एप्लीकेशन वेब सर्वर पे इंस्टॉल्ड होगा अमित? नहीं हो सकता। डेस्कटॉप एप्लीकेशन को अगर 10 पीसी में चलाना होगा तो क्या करोगे आप? 10 पीसी में आपको डालना पड़ेगा। आजकल हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर बिलिंग की। सॉफ्टवेयर बिलिंग की हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सॉफ्टवेयर बिलिंग सॉफ्टवेयर भाई कौन बनाना चाहेगा? जो अपना एक सिस्टम से अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है ना, अपने शॉप को मैनेज करता है, ऐसे ही लोग तो सॉफ्टवेयर बनाएंगे। जो पूरे ग्लोबली डील करता है वो आपको ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना पसंद नहीं करेगा। वो चाहेगा कि भाई मेरा काम सारा ग्लोबली होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ में फ़र्क तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि भाई वेब एप्लीकेशन कहाँ तक डेस्कटॉप एप्लीकेशन के कंपैरिजन में फ़ायदेमंद है।
जैसे अगर आप सिर्फ सी शार्प को यूज़ करोगे तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनेगा। अगर आपने सी शार्प के साथ ASP.NET को यूज़ कर लिया है ना, ASP.NET MVC को यूज़ कर लिया तो आपका वेब एप्लीकेशन बन जाएगा। और जब वेब एप्लीकेशन बन जाएगा तो उस एप्लीकेशन को अलग अलग कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अब सुप्रो इंडिया है, एक वेब एप्लीकेशन है, एक वेबसाइट है जो वेब सर्वर पे डाला हुआ है। क्या सुप्रो इंडिया को ग्लोबली एक्सेस करने के लिए मैंने अलग अलग सिस्टम पे डाल रखा है? नहीं, एक जगह होस्ट किया हुआ है। और अभी के टाइम में सुप्रो इंडिया को, जबकि अभी सुप्रो इंडिया पे कुछ ऐसा खास कंटेंट नहीं है, और ये कहने की बात नहीं है, मैं हकीकत बोल रहा हूं, अगर आप कहोगे तो मैं भी दिखा दूंगा। लगभग मोर देन 10+ कंट्रीज सुप्रो इंडिया को व्यू कर रहे हैं, और कई ऐसे भी व्यूअर्स हैं जो रिटर्न आ रहे हैं। ये संतोष का रीमीटिंग आ रहा है। संतोष आप कहाँ चले गए थे? नेटवर्क इशू आ रही है क्या? नहीं ना संतोष, आप आवाज सुन रहे हैं? कब ऐसा नेट प्रॉब्लम हो गया था? अच्छा कोई बात नहीं, अभी ठीक है? यस सर। 5G यूज कर रहे हो या अभी भी 4G ही यूज कर रहे हो? अभी तो मेरे पास 4G है सर। जल्दी आइए 5G पे। ठीक है सर। आईटी वालों को तो भाई टेक्नोलॉजी के साथ चलना ही होता है, खास करके आईटी वालों को तो सबसे पहले डिसीजन लेना होता है, समझ गए? इंटरनेट आपके पास सुपर डुपर होना चाहिए, बाकी चीज़ों पे थोड़ा कम खर्च करके वो पैसे बचा के आप इंटरनेट पे खर्च करो, क्योंकि इंटरनेट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को ना, मतलब क्या कहें, हर चीज़ को ध्यान से सोचना समझना पड़ता है। भाई कहाँ मैं खर्च कर रहा हूँ, क्या मैं वहाँ से अपने इसके लिए रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए, अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं क्या यहाँ पे खर्च बढ़ा सकता हूँ। तो ऐसे जगहों पे थोड़ा सा ना विचार करिएगा, अपना ये आपका सेल्फ डिसीजन है ना। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर दिया कि वेब एप्लीकेशन जो होता है वेब सर्वर पे अगर आप होस्ट कर देते हैं तो ग्लोबली उसे एक्सेस किया जा सकता है, जबकि डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जैसे मान के चलो अभी मैं जिससे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, MS वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जहाँ पे मैं नोट लिख रहा हूँ, एडिटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडिटर नोटपैड टाइप का ही है। नोटपैड के कंपैरिजन में ये अलग इसलिए है कि नोटपैड एडिटर को आप कलर नहीं कर सकते, आप अलग अलग फॉन्ट में वहाँ पे दे तो सकते हो, बट इसके जैसा लुक एंड फील नहीं आता। तो नोट्स बनाने के लिए वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, और बाद में सब PDF बना करके रेडीमेड नोट्स को तैयार कर सकते हैं। तो ये जो मैं यहाँ पे टूल यूज़ कर रहा हूँ, ये किस टाइप का टूल है? डेस्कटॉप एप्लीकेशन का ही तो है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। अब डेस्कटॉप सिर्फ उसी को नहीं कहते हैं जो डेस्क पे बड़ा कंप्यूटर रखा हुआ, उसी को नहीं कहते, ठीक है। डेस्कटॉप इसको भी कहते हैं, स्क्रीन को भी डेस्कटॉप कहते हैं। ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है ना, इसे भी डेस्कटॉप कहा जाता है। ये देखिए, ये आपका डेस्कटॉप है। तो जो सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर आपको डेस्कटॉप पे चल रहा है उसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहते हैं, और डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो होता है वो ग्लोबली एक्सेसिबल नहीं होता है। एकदम माइंड में ये चीज़ क्लियर रखना, डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है वो ग्लोबली एक्सेसिबल नहीं होता। वेब एप्लीकेशन आपका ग्लोबली एक्सेसिबल होगा। तो पहला एडवांटेज तो एकदम क्लियर हो गया भाई, फर्स्ट एडवांटेज तो क्लियर है वेब एप्लीकेशंस का। भाई हम लोग को ASP.NET क्यों सीखना चाहिए, तो पहला एडवांटेज क्लियर हो गया। आसिफ क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। चलिए सेकंड पॉइंट लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। मेंटेनेंस, सपोर्ट एंड पैचेज आर ईजियर टू प्रोवाइड। इसका मतलब यह है कि मान के चलिए अभी आप लोग कुछ लाइव प्रोजेक्ट पे काम किए हैं और कुछ पे कर रहे हैं। हालांकि अभी किसी लाइव प्रोजेक्ट का आपको मैंने आईडी पासवर्ड नहीं दिया है, सबका कंट्रोल मेरे पास ही है। आप अभी उसे ऑफलाइन में बनाते हैं। इन द फ्यूचर
अगर आप मेरे कॉन्फिडेंस डेवलपर रहते हैं, जिसकी मैं आप पे विश्वास कर सकता हूँ, ट्रस्ट कर सकता हूँ, तो मैं आपको आईडी पासवर्ड दे दूंगा और मैं बोल दूंगा कि भाई साहब इस वेबसाइट पे ऑनलाइन यहाँ पे ये काम करना है। तो क्या आप नहीं कर सकते हो? अगर मैं आईडी पासवर्ड दे दिया तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस या नो? मधु बोलिए। ये सर कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट यही कह रहा है मधु, मेंटेनेंस सपोर्ट एंड पैचेज आर आईजेड टू प्रोवाइड। अगर मधु घर पे बैठी है, अगर इसको मैं एक आईडी पासवर्ड दे दे, पार्थ का है, किसी का भी, किसी भी प्रोजेक्ट का, सुप्रो पाठशाला का, इंडिया का ही, ये घर बैठे इसको बोलेंगे भाई देखो कॉन्टैक्ट एड्रेस पे ना वहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, तो आसानी से कर सकती है। क्या उसको उसके लिए सुप्रो पाठशाला आने की ज़रूरत है? नहीं है। तो ये काम आप वेब एप्लीकेशन में ऑनलाइन सपोर्ट बड़े आसानी से दे देते हैं, जबकि ये चीज़ आप सॉफ्टवेयर बिलिंग में नहीं दे सकते, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में नहीं दे सकते। उसके लिए आपको सिस्टम से सिस्टम काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन आएगा नहीं, और जब ऑनलाइन आएगा नहीं तो आप आसानी से उसे ऑनलाइन सपोर्ट दे नहीं सकते हो। तो ये चीज़ वेब एप्लीकेशन का फ़ायदा है। क्लियर हुआ? तीसरा चीज़, ओनली ए ब्राउज़र, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखवा रहा हूँ और हर एक लाइन को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपल लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करूँ। क्या जी संतोष, आपको मेरा लैंग्वेज पसंद आ रहा है? कहीं टफ तो नहीं लग रहा? बिल्कुल सर। क्योंकि आप नए हो, बाकी लोग तो हमें बहुत दिन से जानते हैं, बहुत सालों से भी जानते हैं, आप मुझे कुछ सर, दिन से बिल्कुल। जान रहे हैं। कहीं No कोई doubt, प्रॉब्लम तो नहीं है एज कम्पेयर टू योर सीना कॉलेज प्रोफेसर? नो डाउट सर। कोई डाउट नहीं है भाई, जो डाउट होगा भाई सामने पूछना है ना, मैं कभी बुरा नहीं मानता। मेरे से वो तो क्वेश्चन है। करिएगा ना, मैं बड़ा खुश होता हूँ, कम से कम बच्चा को समझ में आ रहा है तभी तो क्वेश्चन कर रहा है। हम समझ गए। वैसे हम ट्रेनर नहीं हैं कि बच्चों को क्वेश्चन करने पे हम गुस्सा करते हैं, नहीं भाई। हमारे हर एक पॉइंट कोशिश रहता है कि हर एक छोटे छोटे पॉइंट जो हैं उसे क्लियर किया जाए, छोटे छोटे डाउट को क्लियर किया जाए, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना ना पड़े, कम से कम स्टडी करोगे समझ में ज़्यादा आएगा। एक गुड ट्रेनर का यही क्वालिटी होना चाहिए कि आपने जो डिलीवरी दिया वो किस तरीके से दिया। क्या सामने वाला को ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है? HTML में डॉट था सर। हाँ बोलिए। जैसे HTML में डॉट ये है हमारा ना सर, हम्म। जैसे बॉडी टैग के अंतर्गत जो भी लिखते हैं हाँ उसको CSS में प्रेजेंट करने के लिए जो हम कोडिंग करते हैं, हम्म। तो उसको जब अपन रन करते हैं तो शो करता है कहाँ पे? CSS में। जैसे जो कोडिंग करके उसके बाद रन करते हैं ना उसको, हाँ हाँ, वेब ब्राउज़र पे। हाँ वेब ब्राउजर पे वो रन हो जाता है। हम्म। और अगर HTML टैग के अंतर्गत भी वही सेम कंडीशन लिखते हैं ना सर, तो शो नहीं होता है। शो कर जा रहा है सर। हाँ, बूटस्ट्रैप की सारी क्लासेस तो शो ही जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं वहाँ पे, क्योंकि सब सारे क्लाइंट ऐसे साइड का हम- टेक्नोलॉजी। आप क्या चाहते हैं, इसको छुपाना चाहते हैं क्या? तो जैसे हम जो बॉडी टैग के अंतर्गत लिखते हैं वही चीज HTML में भी लिख कर हम रन कर सकते हैं सर। क्यों नहीं रन कर सकते? क्योंकि बॉडी टैग जो है, अच्छा HTML हेड टैग की बात कर रहे हो या कंप्लीट वेब पेज की बात कर रहे हो? कंप्लीट वेब पेज की बात कर रहे हैं हाँ, सर। तो आप लिख सकते हैं बॉडी टैग के अंदर जो भी कुछ आप लिख रहे हैं वो एट्रीब्यूट, जो भी टैग एट्रीब्यूट को सपोर्ट करता है, जिससे इनलाइन टैग कहते हैं, इनलाइन स्टाइलिंग कहते हैं। अगर आप स्टाइल एट्रीब्यूट लगाते हो किसी एलिमेंट में, वो भी किसी एलिमेंट के साथ लगाते हो, तो उसे इनलाइन स्टाइलिंग कहा जाता है। इन लाइन का मतलब हुआ कि टैग के अंदर ही ना अंदर ही काम करेगा। अगर आप चाहते हैं कि पूरा HTML फाइल के लिए काम करे वो स्टाइल, तो फिर आपको वहाँ पे हेड सेक्शन के अंदर रखना होगा, वो सबसे बेस्ट प्लेस माना जाता है। अगर आपको वेरिएबल की नॉलेज होगा, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल, तो उसी वेरिएबल से इस चीज़ों को भी लिया गया है, CSS के टाइपिंग को, लोकल एंड ग्लोबल। लोकल यहाँ पे देखिए एक चीज और है, यहाँ पे ब्लॉक लेवल भी है, लोकल है, ग्लोबल है और एक ब्लॉक लेवल है। ब्लॉक लेवल क्या कहते हैं भाई? किसी ब्रैकेट के अंदर ही अगर वेरिएबल यूज होता है, जैसे फॉर लूप का वेरिएबल, वो एक ब्लॉक लेवल वेरिएबल कहलाया।
लोकल वेरिएबल किसको कहेंगे, फंक्शन के अंदर। सेम उसी तरीके से CSS का भी है। अगर आप एलिमेंट के अंदर स्टाइलिंग डालते हो तो एक इनलाइन ब्लॉक लेवल का हो गया। अगर आप हेडिंग के अंदर डाल देते हैं तो एक मान के चलिए ग्लोबल हो गया, ठीक है। और एक्सटर्नल CSS का भी यूज कर सकते हैं, वो आपको एक्स्ट्रा ग्लोबल हो गया। रियूजिबिलिटी को प्रोवाइड कराने के लिए एक्सटर्नल ले लेते हैं, क्योंकि इंटरनल CSS को आप रियूजिबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते। हर लैंग्वेज में हर टेक्नोलॉजी में संतोष दो ही चीज को फोकस किया जाता है, याद रखना। एक कोड रीडेबिलिटी एंड दूसरा कोड रीयूजिबिलिटी। कोड रीडेबिलिटी का मतलब ये है कि जो भी आपने कोड लिखा है क्या उसे फ्रेश कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी मतलब अनजान डेवलपर। जैसे अगर आप किसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, लंबा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप अचानक बीमार पड़ गए, मान के चलो ऐसा कभी होता है, कोई नया डेवलपर आएगा तो क्या वो आसानी से उतनी फास्ट से आपकी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकता है जितने फास्ट से आप बढ़ा रहे थे, क्योंकि भैया डेडलाइन तो 5 दिन का ही है। अब बताइए जरा, अगर आपने कोड को नीट एंड क्लीन लिखा होगा, कोड की रीडेबिलिटी फीचर को अगर आपने यूज किया होगा, तो ऑफ कोर्स वो डेवलपर आएगा और उतनी फास्ट तरीके से काम करेगा जितने से आप कर रहे थे। और अगर आपने रीडेबिलिटी पे फोकस नहीं किया है तो फिर वो बेचारा जैसे तैसे अपना 5 दिन गवा देगा। तो दो ही चीज को फोकस करना होता है, चाहे वो फ्रंट की टेक्नोलॉजीज हो या बैकएंड की टेक्नोलॉजी हो। कोड बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कोड रीडेबिलिटी। कोड रीयूजिबिलिटी कहने का मतलब जो भी आपने काम किया है, क्या फ्यूचर प्लानिंग के लिए किया है या सिर्फ प्रेजेंट के लिए काम करते हो। अभी आप लोग जो बनाते हैं असाइनमेंट्स वगैरह, वो सारा प्रेजेंट को प्लान करके बनाते हैं, लेकिन आप लोग आदत डालिए कि कोई भी काम करो तो उसे फ्यूचर प्लानिंग करके भी करा करो, क्योंकि प्रोजेक्ट्स में सिर्फ प्रेजेंट पे काम नहीं होता है, फ्यूचर के बारे में प्लान करके भी होता है कि भाई फ्यूचर में अगर नंबर ऑफ हिट्स बढ़ गए, नंबर ऑफ विजिटर्स बढ़ गए, तब तो आपका प्रोजेक्ट लैग करेगा नहीं करेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ों पे ध्यान देना होता है, हर एक चीज़ के बारे में। देखो, हर कोडिंग या टेक्नोलॉजी फ्रंट एंड का हो या बैक एंड का हो, भाई किसी भी टेक्नोलॉजी में जाओगे तो वो टेक्नोलॉजी आपको बहुत कुछ सिखाएगा। सारे टेक्नोलॉजी किसी का अंत नहीं है। हम लोग तो एक समय पे आ करके भाई स्टॉप कर देते हैं कि नाउ द टॉपिक इज फिनिश्ड, बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कोई भी टॉपिक फिनिश नहीं होता। हाँ, तो वहाँ तक हम लोग जान जाते हैं कि बेसिकली हमें आइडिया है, अब इस टाइप के अगर कोई भी नया क्लासेज या फंक्शन मिलेगा तो हम उस पर काम कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब हम लोग क्या करते हैं कि टॉपिक को फिनिश कर देते हैं। अदरवाइज अगर सी भी कोई पढ़ना शुरू करे तो भाई सी भी पढ़ने पूरा उम्र निकल जाएगा, उम्र कम पड़ जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी आपकी, तब भी सी खत्म नहीं होगा। एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ, ये चीज़ को मानते नहीं मानते। इसलिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, कोशिश करिए कि उसे आसानी से समझाएं सीखा जाए। अब देखो यहाँ पे वेब एप्लीकेशन के बारे में लिख रहा था, थर्ड पॉइंट मुझे यहाँ पे डिस्कस करना था। सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कि मेंटेनेंस सपोर्ट एंड पैचेज आर ईजियर टू प्रोवाइड। इसका मतलब है कि ऑनलाइन सपोर्ट आप वेब एप्लीकेशन को देख सकते हो। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि ओनली ए ब्राउजर इज रिक्वायर्ड ऑन द क्लाइंट मशीन टू एक्सेस वेब एप्लीकेशन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये थर्ड लाइन क्या कहता है कि भाई वेब एप्लीकेशन के लिए किसी भी काइंड का सॉफ्टवेयर वहाँ पे होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने .NET से भी कोई वेबसाइट बनाया है, वेब एप्लीकेशन बनाया है, तो उसके लिए अगर वो वेब एप्लीकेशन है तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट .NET वहाँ पे इंस्टॉल नहीं होना चाहिए। यस या नो, मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं? अगर आपने वेब एप्लीकेशन बनाया और बिल्कुल लैपटॉप अपने मार्केट से न्यू परचेज करके लाया है, सिर्फ उस लैपटॉप के अंदर कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विंडोज़ का हो, मैक हो, लिनक्स हो, कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, आपका वेब एप्लीकेशन रन हो जाएगा। कभी आपने गूगल को हिट करने से पहले देखा आपने कि उसके लिए कोई रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई रिक्वायर्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन चाहिए? नहीं। क्यों भाई? क्योंकि वो वेब एप्लीकेशन है, वेबसाइट है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। समझ रहे बात को? थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ। आसिफ, फोर्थ पॉइंट देखिए। ये कौन भाई टिंग टिंग कर रहा है? अच्छा, इसको प्रॉब्लम हो जा रहा है बार बार ना नेटवर्क का। ठीक है, अब देखिए फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर प्रोवाइडेड
देयर इज इंटरनेट। इसका मतलब क्या है कि आप वेब एप्लीकेशन को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए बस आपके पास क्या होना जरूरी है, इंटरनेट। अगर आपके पास इंटरनेट है तो वेब एप्लीकेशन को आप घर से भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का यहाँ पे क्या मतलब है, चलो इस लाइन को हाँ लिख ही देते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है, जैसा कि अभी हमने बताया कि अगर आप न्यू लैपटॉप भी परचेज करके लाते हो तो वेब एप्लीकेशन को आप आसानी से एक्सेस कर सकते हो। आपके वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए आपके लैपटॉप में क्या होना चाहिए, तो जस्ट अ ब्राउज़र जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो आपका लैपटॉप, और वेब एप्लीकेशन एक्सेस हो सकता है। क्या ये चीज़ डेस्कटॉप एप्लीकेशन से हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर आप C# को यूज़ करके डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाओगे तो उसके साथ तो एक और दिक्कत है कि अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाओगे तो किसी भी सिस्टम पे तभी वो रन करेगा जब उसके अंदर .NET डला हो। ठीक है, लेकिन वेब एप्लीकेशन के साथ ऐसा दिक्कत नहीं है, इसीलिए डेस्कटॉप से वेब पे टेक्नोलॉजी मूव की थी और फिर वेब से धीरे धीरे मोबाइल पे। लेकिन वेब अभी भी है क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन पे सारा बड़ा काम नहीं हो सकता है। हाँ, आपने उसे पोर्टेबिलिटी के लिए यूज़ कर लिया कि भाई कहीं भी स्मॉल डिवाइसेस पे उसको आप अच्छे से वर्क परफॉर्म करा लेते हो वेब मोबाइल के थ्रू, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। लेकिन याद रहे, इंस्टाग्राम का अगर एक मोबाइल ऐप है तो वेब भी है, वेबसाइट भी है। इंस्टाग्राम के अलावा बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े साइट्स हैं, जैसे व्हाट्सएप की अगर ऐप है तो वेबसाइट भी है। सिर्फ ऐप नहीं आपको मिलेगा, वेबसाइट के साथ ही मिलेगा, क्योंकि वेबसाइट का मतलब ये है कि भाई आप बड़े में उससे देखना चाहते हैं, ज़्यादा काम करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट्स को यूज़ करिए। अगर आप चाहते हैं कि हर कोई इसे यूज़ करे अपने मोबाइल के थ्रू तो फिर आप उसी का मोबाइल ऐप यूज़ करिए। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, इसे ज़रा डायग्राम से बता देता हूँ। मान के चलिए अलग अलग क्लाइंट हैं, मैं इसको एक शेप में ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 5 मिनट क्लास आज एक्स्ट्रा लूँगा। ये हमने क्लाइंट एक बना दिया, ठीक है, ये हमारा क्लाइंट है। चलिए इसे इंटरनेट मानते हैं, बीच में इंटरनेट है, इधर हम सर्वर को रखते हैं, हम इधर सर्वर को रख लेते हैं। सर्वर का शेप कुछ डेटाबेस की तरह ही होगा, बट सर्वर कभी डेटाबेस नहीं होता, इस चीज़ का आप लोग को ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ये सर्वर है जो रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है, और किसके थ्रू, HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे IIS। IIS क्यों लिखा, क्योंकि हमारा क्या है, एप्लीकेशन सर्वर है जिसके अंदर हमारा ASP.NET का एप्लीकेशन रन करेगा, वेब एप्लीकेशन। ठीक है, रन करेगा। वेब एप्लीकेशन किसके थ्रू बनता है, ASP.NET के थ्रू। सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अब इंटरनेट है, ये हमारा इंटरनेट है। इंटरनेट तो चाहिए ही चाहिए वेब एप्लीकेशन को चलाने के लिए, है ना, इंटरनेट। अगर आप इसे ग्लोबली एक्सेस करना चाहते हैं तो। और एक मैं यहाँ पे एरो की लगा देता हूँ जो बोथ डायरेक्शन में काम करेगा। बाई यहाँ पे सर्वर में जाएगा और सर्वर से वापस इंटरनेट के थ्रू आएगा, लेकिन ये काम करेगा कौन, HTTP प्रोटोकॉल। ठीक है, यहाँ पे आप ले लो HTTP प्रोटोकॉल, कैपिटल में ले लीजिए HTTP। ठीक है, सिर्फ HTTP लिख देता हूँ। प्रोटोकॉल आप तो पता ही है, HTTP फुल फॉर्म के P में लास्ट में प्रोटोकॉल आता है। क्लाइंट एक से अधिक हो सकते हैं, इसके बारे में समझिएगा। क्लाइंट जो है एक से अधिक हो सकते हैं, तो इसकी एरो की बना देता हूँ मैं इस तरीके से। एक क्लाइंट ये है, ठीक है, और भी ऐसे क्लाइंट्स हैं कई सारे। कोई दिल्ली बैठा हुआ है, कोई पटना है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है ना भाई, सेम इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, ये है आपके क्लाइंट 1। ठीक, इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं। ये आपका क्लाइंट 2 है, और ये आपके क्लाइंट 3 है। इस तरीके से मैनी क्लाइंट्स हो सकते हैं, मैनी क्लाइंट्स हो सकते हैं जो सारे इंटरनेट के साथ जुड़े हुए हैं
और आपके वेब एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब यही है भाई, किसी के पास मान के चलिए एप्पल का लैपटॉप होगा तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैक का होगा, आईओएस का होगा। किसी के पास एचपी का लैपटॉप है तो वो यूनिक्स लिनक्स भी रख सकता है, विंडोज़ भी रख सकता है, और भी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम रख सकता है। तो क्लाइंट तो अलग अलग है ना, इंटरनेट तो सभी को एक ही जैसा मिल रहा है, तो वेब एप्लीकेशन का जो फीचर है वो सभी को मिलेगा। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब यही है, ठीक है। इसके बाद कुछ पॉइंट हैं जो लिखवाना चाहूँगा। फर्स्ट पॉइंट, वेब एप्लीकेशंस वर्क ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है। एंड ऑन द क्लाइंट ऑल यू नीड इज ए ब्राउज़र। इसी चीज़ को एक बार फिर से, दैट कैन अंडरस्टैंड HTML। आपके ब्राउज़र एक होना चाहिए क्लाइंट पे जो HTML को समझ सके। ये पॉइंट को मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। और ऑन द सर्वर साइड द वेब एप्लीकेशन रन्स अंडर माइक्रोसॉफ्ट, पूरा नाम लिख देता हूँ, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये बेसिकली किसका फुल फॉर्म है? IIS का, दैट इज IIS, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग दिमाग में रखना, कॉपी बना लेना, इसका PDF में भेज दूंगा। वेब एप्लीकेशन क्या होता है भाई, क्या इसका एडवांटेजेज है, क्यों हमें यूज़ करना चाहिए, ये सब सारी चीज़ों को आप ज़रा ध्यान रखिएगा, क्यों हमें यूज़ करना चाहिए। वाई वेब एप्लीकेशन ओवर डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ठीक है। अब डेस्कटॉप एप्लीकेशन की जगह पे वेब एप्लीकेशन क्यों यूज करना चाहिए, फिर मोबाइल एप्लीकेशन आगे क्यों यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जनरल नॉलेज आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर हम धीरे धीरे आगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि विजुअल स्टूडियो क्या होता है, IDE क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसे कैसे यूज़ किया जाता है, क्या क्या फीचर्स हैं उसके अंदर, क्या क्या टूल्स हैं और उस टूल्स का क्या यूजेज हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में यानी थर्सडे को सेम टाइम में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। ये PDF मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है। एक जीमेल ग्रुप बना करके ही भेज देंगे ताकि आपके जीमेल पे ही रहेगा सारा चीज़, आप वहाँ से फ्यूचर में देख भी सकते हो, क्योंकि व्हाट्सएप की मैसेजेस आप डिलीट भी कर देते हैं, जीमेल पे आपका सेफ रहेगा। तो मैं भी 5-10 मिनट के अंदर ही ग्रुप बना करके आप लोग को जीमेल पे ही डाल देता हूँ, फर्स्ट डे का भी लेक्चर, सेकेंड डे का भी, और ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो गया है, सुपर पाठशाला पे आज अपलोड भी हो जाएगा। बाकी कोई डाउट्स अगर रह गए होंगे तो नेक्स्ट सेशन में उसको हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसे रिजॉल्व किया जाए। बाकी जो आप लोग को टास्क दिया गया है वो भी टास्क आप लोग को डेली करना है, उसे कभी छोड़ना नहीं, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। ऑल द बेस्ट।